जी जी। अब्दुल्ला फारूक साहब हो गए। अच्छा जी, ज़ीशान अहमद। ज़ीशान अहमद। शर्जील अख्तर। शर्जील अख्तर। सर उसने रेज हैंड अच्छा किया, शायद उसका माइक इशू है। जी जी, सऊद अकरम साहब तो हैं। अली यस इमरान। सर। प्रेजेंट सर। अली इमरान। प्रेजेंट सर। मुस्तफ़ा अमीन। मुस्तफ़ा अमीन प्रेजेंट साहब सर। भी हैं। अनीस अंसर। सर प्रेजेंट सर। सर। माइक नहीं काम कर रहा था। अनीस। अनीस। प्रेजेंट सर। कौन? शर्जील अख्तर। जी जी, शर्जील का कोई हमने प्रेजेंट लगा दी। अनीस अंसर साहब। प्रेजेंट सर। आसिम बिन मजहर। आसिम बिन मजहर। हमजा बिन इमरान। फहद आमिर राजा। फरहान हसन। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, यस क्लियर है। सर, आ रही है। सर तो क्लियर है यानी सर। आसिम बिन मजहर भी नहीं है, हमजा बिन इमरान भी नहीं है, फहद आमिर राजा भी नहीं है, फरहान हसन भी नहीं है। सर फरहान हसन क्लास में उसका अक्सर उसका माइक का इशू होता है। अच्छा, तो वो कीबोर्ड का इशू तो नहीं है ना? फरहान हसन किधर है? सर क्लास में नहीं है फरहान सर। क्लास में नहीं है। अच्छा जी। चलिए, फरहान हसन भी एबसेंट है। हुसैन इजाज शाह। यस सर। साद कामरान। प्रेजेंट सर। हमजा इमरान साहब आ गए। यस सर। हमजा इमरान साहब, मैंने कहा उनके हम प्रेजेंट लगा दें। अच्छा, साद कामरान। प्रेजेंट सर। उमर कामरान। यस सर। औरंगजेब मलिक। प्रेजेंट सर। सैयद मेहदी हसन। प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुबशर इमरान। प्रेजेंट सर। मुफ्सा मुश्ताक खटक। Present, sir. महानूर नवीद। महानूर नवीद। महानूर नवीद। सर हैंड रेज किया है उसने। बात नहीं है सर, हैंड रेज है। अच्छा जी, ठीक होगा। और राबिया नूर। प्रेजेंट सर। अक्सा रजा। अक्सा रजा। फाइक तो हैं खैर। प्रेजेंट सर। जी जी। अच्छा, फिर हैं ऐना शाहिद। Yes, sir. सलमान शाहिद। प्रेजेंट सर। सलमान क्लास में ही रहना है यार। ठीक है। सॉरी सर, शायद मैं थोड़ी देर तक चला जाऊं सर। अच्छा, किधर जाने वाले को वैसे तो कोई सर भी नहीं कर सकता, सर लेकिन वो एक्चुअली मामा को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना है, ये फातिमा जना यूनिवर्सिटी है। अच्छा, टोकन शोकन ले आए हो? जी जी, ले आया हूं। अच्छा चलो। थैंक यू सर। अच्छा, कौन कौन से यार लेक्चर अभी तक ऐसे हैं जो कि अपलोड नहीं हुए हैं? सर अभी सर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्यों है एलएमएस में?
नहीं नहीं, उस पे यूट्यूब पे देखें आपने? यूट्यूब के चैनल पे सर 2 लेक्चर अपलोड है सर। मैं प्रीवियस लेक्चर आई थिंक अपलोड नहीं है, मैसेज आया था सर, लेकिन मैं था नहीं यहाँ पे अवेलेबल, गाँव था, तो इसलिए आपको भी नहीं कांटेक्ट कर सका। ठीक, यानी बस सिर्फ प्रीवियस नहीं है, उसके अलावा जो है वो यानी है। यस सर। ठीक होगा। अच्छा, ये कुछ नई पिक्चर्स थी उसकी, क्वेश्चंस वगैरह की, वो आपके साथ शेयर की थी मैंने या नहीं की थी? भाई, एक तो पहले वो 3-4 पिक्चर्स हैं ना जो कि मैंने शेयर की, ग्रुप पे शेयर है वो 3-4 पिक्चर्स आप लोग की थी ग्रुप पे। लेकिन वो तो 3-4 हैं ना, उसके अलावा भी हैं और भी। सर सिर्फ वो वही शेयर शेयर, हुई भी हैं कि नहीं हुई हैं? जी सर, ग्रुप में शेयर हुई है, सर वही शेयर है और नहीं है। उसके अलावा नहीं है सर। और नहीं है? अच्छा, यस सर, और नहीं शेयर। ठीक हो गया। पेपर वगैरह तो आपको पता ही है कि वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 14 जून से। सेकेंड वीक ऑफ। हाँ जी, ठीक होगा। ये फ़ोन कनेक्ट कर लूँ तो ये भी मैं आपको भेज देता हूँ आज ही यार, मुझे बता देना डेट वाइज ना कि कौन सा होगा। ठीक है, ताकि वो आज ही आपको भेज दिए जाए, क्योंकि मैं एक भुलक्कड़ आदमी हूँ, तो मुझे फिर बातें खुद भी याद नहीं रहती, काम शाम आगे पड़े हुए होते हैं, मैं भूल जाता हूँ कि यार ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहरहाल हम इनको इधर भी खोल के देख लेते हैं। लास्ट टाइम तक हमने जो बात की थी वो बात हमारी हुई थी, स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही? नो सर। जब तक पिक्चर्स भी जब तक आती हैं तो हम तब तक उनको हम कन्वर्ट भी कर लेते हैं पीडीएफ में भी। और यस सर, नो शेयर। जो जी हम जो लास्ट टाइम हमने बात की थी उसको ज़रा दोहरा के और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करते हैं। जी, सर एक मतलब लास्ट वाला आप थोड़ा सा रिवाइज भी कर दीजिएगा, क्योंकि वो इंटरनेट इशू था लास्ट टाइम, तो एंड में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था लास्ट 20 मिनट्स के लिए तकरीबन। ई फॉर्म में तो है थे आप, ठीक है करो करो, ठीक है कर ले, ठीक है कर ले, ठीक है, जो परमानेंट है उन्हीं को ही कहना है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ सॉरी यार, क्या कह रहे थे आप? सर वो लास्ट टाइम थोड़ा इंटरनेट इशू था, लास्ट 15-20 मिनट्स मेरी इंटरनेट ऑफ हो गया था। काइंडली अगर आप लास्ट क्लास वाला थोड़ा सा रिवाइज भी कर लें। हाँ हाँ, वो बात इतनी इम्पोर्टेंट है और हमारे क्वेश्चंस डिपेंड उसके ऊपर इतने करते हैं कि वो हमने रिवाइज तो हमने करना ही करना।
तो वो हुआ यूँ था, जो लास्ट टाइम तक की जो बात थी वो ये थी कि कॉस्ट पर यूनिट जो है वो नॉर्मल तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं हो सकती है। उसकी वजह जो है वो कुछ हमने ऐसी बयान की थी कि वजह उसकी कुछ इस किस्म की थी कि टोटल हम कॉस्ट पर यूनिट यूजुअली जो कैलकुलेट करते हैं वो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट्स हुआ करता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में इशू हमारे साथ ये होता है कि टोटल कॉस्ट में जो हमने पैसे लगाए हैं उससे कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जो कि कंप्लीट हो चुकी है, यानी कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि अभी स्टिल इनकम्प्लीट हैं। इसी तरह टोटल यूनिट्स में भी इशू ये है कि कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि ये पैसे लगाने के बाद कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो टोटल ख़र्चा है ना जो आपके पास रिकॉर्ड हुआ है। सपोज़ हम जो टोटल कॉस्ट है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1,24,000 है, सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ। अब इस 1,24,000 में कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीट हैं, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं। इसी तरह सपोज़ के मेरे पास 80 लेट्स सपोज़ के ये जो हैं वो 10,000 यूनिट्स हैं। अब इन्हीं 10,000 यूनिट्स में हमारे पास कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीट हैं और कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं। अब ये जो कॉस्ट पर यूनिट जो हमारे पास आई है ये 12.4 जो आ रही है, ये 12.4 किस यूनिट की कॉस्ट है? ये उन यूनिट्स की है जो कि कंप्लीट हैं। तो भाई इसका मतलब है इनकम्प्लीट को तो फिनिश करने के लिए अभी मज़ीद ऊपर और पैसे लगाने पड़ेंगे, तो कॉस्ट 12.4 पर यूनिट तो ना हुई। इसी तरह अगर ये 12.4 इनकम्प्लीट यूनिट्स की कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट है, तो 12.4 लगाने के बाद तो हमारे कुछ यूनिट्स कंप्लीट भी हो गए। बात समझ में, डायलेमा समझ में आ रहा है जो समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मल तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग में कैलकुलेट नहीं हो सकती है। ये मोटी बात मैं इसको कहा करता हूँ, मोटी बात कि कॉस्ट पर यूनिट जैसे आप नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि जितने पैसे आप लगा चुके हैं 1,24,000, इसमें कुछ यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, कुछ यूनिट्स अभी स्टिल इनकम्प्लीट हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालोगे 1,24,000 को 10,000 यूनिट से डिवाइड करके, तो ये समझ में नहीं आएगी कि ये जो कॉस्ट पर यूनिट है ये कंप्लीट यूनिट्स की कॉस्ट है या ये कॉस्ट पर यूनिट जो है वो इनकम्प्लीट यूनिट्स की कॉस्ट है। तो हमें ज़रा थोड़ा सा जो फार्मूला है अपना और जो तरीका है उस तरीके को और फार्मूले को हमें ज़रा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। वी हैव टू स्विच फ्रॉम कॉस्ट पर यूनिट टू कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब ये इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होते हैं? हम यूँ करेंगे कि हम बेस सबकी एक ही कर देंगे, बजाय इसके कि हम जो या कंप्लीट यूनिट्स की कॉस्ट लें या इनकम्प्लीट यूनिट्स की कॉस्ट लें, दोनों को मिक्स नहीं करना। अगर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है तो वो सब एक जैसे यूनिट्स की ही होनी चाहिए। मसलन अगर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हो तो या तो कंप्लीट यूनिट्स की करो या इनकम्प्लीट यूनिट्स की कर लो, दोनों में से किसी एक की कर लो। अब इनकम्प्लीट यूनिट्स की तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का कोई ज़्यादा लॉजिकल फ़ायदा है नहीं, यानी लॉजिक हम क्या दें उसकी कि यार ये वो हैं, यानी हमें तो जो चीज़ हमने ट्रांसफ़र सर वो तो एक अगर निकालेंगे तो दूसरे की खुद ही पता ही नहीं चल जाएगी, दूसरे की खुद एग्जैक्टली दूसरे की खुद ही पता लग जाएगी। तो लॉजिकली
कंप्लीट यूनिट्स की कॉस्ट निकाल लें, इनकम्प्लीट की खुद ही पता लग जाएगी। अब कंप्लीट यूनिट्स की कॉस्ट निकालना ज़रूरी क्यों है, या क्यों भाई कंप्लीट ही क्यों? तो पहली बात तो ये है कि यार तो कभी इसी की बनती है भाई, कंप्लीट चीज़ की कॉस्ट निकालते होते हैं, इनकम्प्लीट को भी छोड़ते नहीं होते, लेकिन कंप्लीट यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि यूनिट्स हमारे लिहाज से तो कंप्लीट हो गए, इसको अगले डिपार्टमेंट में हमने ट्रांसफ़र भी करना है। तो जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो क्या बताएंगे कि भाई इसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या है? वो जो लास्ट टाइम मैंने नहीं बात की थी कि प्रोसेस कॉस्टिंग में यस सर, यूनिट जो है, जो प्रोडक्ट जो है, वो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में कंप्लीट हो रही होती है। एक डिपार्टमेंट में कंप्लीट नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में कंप्लीट हो रही है। हर डिपार्टमेंट ने अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी शो करनी है, और वो तभी कर सकता है अगर वो यूनिट्स में जो कि वो हैं, जो जितनी उसने कॉस्ट लगा के और अगले डिपार्टमेंट को जो उसने ट्रांसफ़र की है, क्योंकि वो उसमें अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बीच में शामिल करेगा ताकि वो डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल नज़र आए। ठीक है, और कल को जब उसकी परफॉर्मेंस चेक की जा रही हो तो फिर वो परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंगली चेक की जा रही हो। तो कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इन इनकम्प्लीट यूनिट्स का फिर क्या करेंगे भाई? ये 1,24,000 में तो इनकम्प्लीट यूनिट्स भी तैयार हुए हैं और 10,000 यूनिट्स में तो इनकम्प्लीट यूनिट्स भी शामिल हैं, तो इनको क्या किया जाए? तो फिर हम करते यूँ हैं कि सबकी बेस एक रखने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि इन इनकम्प्लीट यूनिट्स को हम इक्विवेलेंट यूनिट कह देते होते हैं। अब ये इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या हैं? इनकम्प्लीट यूनिट्स की जगह हम क्या रखेंगे? इक्विवेलेंट यूनिट रखेंगे। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या हैं? मसलन सपोज अभी तक जितने में एक यूनिट तैयार होता है, जितनी कॉस्ट हम एक यूनिट के ऊपर लगाते हैं, सपोज हम एक यूनिट के ऊपर जो है, एक कंप्लीट यूनिट के ऊपर हम 10 रुपये लगाते हैं, और हमारे पास फिलहाल, ये भी अज्यूम कर रहा हूँ, ये हमेशा ऐसे नहीं होगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, एक कंप्लीट यूनिट के ऊपर 10 रुपये लगते हैं। फिलहाल हमारे पास जो दो इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट, जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, आसानी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है 50%। क्या मतलब हुआ इसका? कि जितने में, हाँ जी, 50% कंप्लीट हो चुके हैं का मतलब क्या है कि कॉस्ट दैट वी हैव इनकर्ड ऑन 2 incomplete units will be enough to complete a single unit। यानी जितनी दो इनकम्प्लीट यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट लगी है हमारी, उतने में एक कंप्लीट यूनिट तैयार हो जाता है। 5 रुपए लगे हैं दो यूनिट्स, 5 रुपए लगे हैं दो इनकम्प्लीट यूनिट्स के ऊपर, 5 + 5, 2 incomplete units is equal to 5 + 5 rupees। इस जितने पैसे हमने इनके ऊपर लगाए हैं, हर दफ़ा ऐसे नहीं होगा, ठीक है? ये अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। यस जितने में दो कंप्लीट यूनिट के ऊपर कॉस्ट लगती है, ऐसी बात ही है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर। तो हम कह सकते हैं कि 2 incomplete units are equivalent to a complete unit। 2 incomplete unit एक complete unit के बराबर है। तो अब जब हम करेंगे, यानी completed units हमारे पास सपोज 5,000 थे,
सपोज ये सिर्फ समझाने के लिए। और इनकम्प्लीट यूनिट्स जो हैं वो भी सपोज 5000 और सपोज कि ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन यही वाली थी जो 50% है। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 10,000 सर। सर नंबर ऑफ यूनिट्स अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर करें तो फिर सर 75 बन जाएंगे ना, 7500 बन जाएंगे अगर इक्विवेलेंट यूनिट्स की बात करें, क्योंकि आपने कहा 50% लगानी है इनकम्प्लीट की, तो वो 5 को 2 पे करके। एना शाहिद, यस सर। एना शाहिद जी, यूनिट्स कितने बन जाएंगे अब? सर 5000। 5000 बन जाएंगे। 10,000 ही बन जाएंगे। मोहम्मद, क्या नाम है यार इसका, मोहम्मद, राबिया नूर से पूछते हैं। राबिया नूर, यस सर। राबिया नूर क्लास में है सर। यस सर, क्लास में हम। जी, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बन जाएंगे? जी, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनेंगे? सर 5000। 5000 बनेंगे, ठीक है। कैफल सर वाला 5000 तो इनकम्प्लीट यूनिट्स है ना, तो वो इक्वलेंट होंगे सर 2500 के सर, कंप्लीट यूनिट्स के इक्वल होंगे ना। बिल्कुल सही। आप भी और सऊद को तो सबसे ज़्यादा शाबाश, क्योंकि सबसे पहले चीज़ ये नोट उसी नहीं की, और फाइक को भी शाबाश। 5000 यूनिट्स इनकम्प्लीट हैं और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 50% है, और हमने बेस एक ही रखनी है, बेस सेम रखनी है। बेस एक रखने से मुराद क्या है? हाँ, बेस सेम रखने से क्या मुराद है? मुराद भी बता दूं भाई, क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। या तो तुम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो कंप्लीटेड की, या कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो इनकम्प्लीट की, दोनों में से किसी एक की कर लो। ये ना करो कि मिक्स और वो खिचड़ी बना के रखो कि बीच में चावल भी हैं और बीच में दाल भी है। या चावलों की कॉस्ट कैलकुलेट कर लो या दाल की कॉस्ट कैलकुलेट करो, एक काम करो। जी सर आंसर सेम होगा दोनों में? ये जो भी सवाल कर रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही है। हम आपके सवाल का वेट कर रहे हैं जी। सर वो आंसर सेम आएगा दोनों में से जिसकी भी कॉस्ट कैलकुलेट करो? दोबारा से आंसर सेम आएगा। अगर किसी को इनकी आवाज क्लियर आ रही है तो मुझे वो कर सर वो कह रहे हैं आंसर सेम आएगा दोनों का, अगर किसी का भी करें तो डेफिनेटली। बात अब देखें, जैसे हमने ये बात की, हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट जो अब हम कर रहे हैं वो कंप्लीट की कर रहे हैं, तो हम इनकम्प्लीट की वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन अगर इसका आंसर जो है वो 12.4 आ रहा है, सपोज 12.4 तो अब नहीं आएगा, अब तो आंसर इसका कुछ और आएगा, क्योंकि यूनिट्स अब 10,000 नहीं रहे। अब ये 5000 यूनिट्स आर इक्विवेलेंट टू 2500 यूनिट्स। 5000 यूनिट्स आर इक्विवेलेंट टू 2500 यूनिट्स। तो अब ये कॉस्ट जो आ रही है ये आ रही है 7500 यूनिट्स की। यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेकिन ये कंप्लीट यूनिट की कॉस्ट आई है। ये जो 7005 यूनिट्स हैं ये कंप्लीट यूनिट्स हैं। अब यहाँ से कंप्लीट की तो निकल आई, इनकम्प्लीट यूनिट की जब हमने कॉस्ट निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, उसको स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से क्या कर रहे हैं हम, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये नीचे भी उस दिन मैंने वो जो थर्ड पार्ट समझाया था, ये कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि हम, अच्छा ये यहाँ पे मैंने चलें बहरहाल हम वहाँ पे क्या करेंगे, जब कॉस्ट पर यूनिट कंप्लीट यूनिट की निकल आई तो फिर हम इनकम्प्लीट यूनिट को मल्टीप्लाई करके की स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करके तो हम उसकी कॉस्ट भी निकाल लेंगे, फिर आराम से निकल आएगी। और आंसर जो है वो ऑब्वियसली कंप्लीट यूनिट का निकाल रहे हैं तो कुछ और आएगा, इनकम्प्लीट यूनिट का निकाल रहे हैं तो कुछ और आएगा। ये उनके सवाल का जवाब है जो पूछ रही थी कि कॉस्ट पर यूनिट सेम ही आएगी, तो आंसर इज नो।
सेम नहीं आएगी, डिफरेंट आएगी। डिफरेंट आएगी। आपने क्योंकि एक दफ़ा अगर आप कंप्लीट यूनिट की कॉस्ट देख रहे हैं तो उतनी कॉस्ट में इनकम्प्लीट यूनिट तो तैयार नहीं हो सकता। नो सर, क्योंकि यूनिट्स की नंबर ही डिफरेंट होगा, नंबर्स ही डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएगा। अनलेस अगर सेम हो तो फिर सर। हाँ, ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो मैथमेटिक्स है। मोटी बात, मोटा आंसर उनके सवाल का कि ऐसा नहीं होगा, आंसर सेम नहीं आएगा। और अगर लॉजिक, सर जी जी, अगर सिचुएशन में अगर बहुत कंप्लीटेड दी हो फिर सर हो नहीं सकता। अगर हो जाएगा तो फिर तो काम हमारे लिए वही पुराना वाला हो जाएगा, आसान, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल। फिर तो आंसर सर डायरेक्ट निकल आएगा ना, मल्टीप्लाई फिर तो आंसर डायरेक्ट ही निकल आया। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर हो जाता है, विच इज, मैंने आज तक प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रैक्टिकली भी, और अगर हम वो देखें बुकिश वाइज भी देखें, प्रैक्टिकली और बुकिश वाइज भी देखें, तो दोनों लिहाज से, हाँ, इनकम्प्लीट यूनिट्स आपके पास होंगे तो सही ना, यूनिट्स लॉस भी हुए होंगे आपके कुछ ना कुछ। तो हमेशा जो हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे उसमें कुछ यूनिट्स ऐसे होंगे, और इस ही कैलकुलेशन के सबसे ज़्यादा मार्क्स भी होते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस में। इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करना, इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करना और इक्विवेलेंट यूनिट्स की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के ही मार्क्स हुआ करते हैं, ठीक है। यस सर। और किसी को समझ में ना आई हो, यस सर। आंसर सेम नहीं आएगा अगर कंप्लीटेड यूनिट्स की ले रहे हैं या इनकम्प्लीट यूनिट्स की ले रहे हैं। और अब यूनिट भी 10,000 नहीं होंगे, अब यूनिट जो होंगे वो 7,500 हो जाएंगे। 7,500 कहाँ से हुए? 5,000 यूनिट तो कंप्लीट है, और 5,000 जो इनकम्प्लीट यूनिट थे वो बेसिकली 2,500 कंप्लीट यूनिट्स के इक्विवेलेंट। हाँ, तो हमने फिर उन यूनिट्स को उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद हमने ये बेस सबकी सेम कर दी। अब हमने जो कॉस्ट कैलकुलेट की है वो एक कंप्लीट यूनिट की कॉस्ट है। यहाँ से फिर जब हम इनकम्प्लीट पे जाना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो हम ये काम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोसेस कॉस्टिंग का पूरा क्वेश्चन इसी पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है। प्रैक्टिस भी करेंगे, समझाऊंगा भी कि ये कॉस्ट पर यूनिट कैसे आ जाती है, लेकिन वो इसी चीज़ के इर्द गिर्द क्योंकि घूम रहा होता, तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आपा पानी मिल सकता है? जज़ाकल। अच्छा, यहाँ तक की कोई बात जो कि किसी को सर आ गई सर। क्लियर सर। ठीक हो गया। अब हम इस तरह करते हैं कि हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज है जी 31 और हम कर रहे हैं प्रोसेस। और जो हमने आपको भेजी हैं पिक्चर्स, इसमें हम देख रहे हैं कि तो ये बहुत बड़ा बकवास काम है। और अच्छा, ये तो कुछ और है। आप जज़ाकल्लाह। पता नहीं जो इसका बिल्ट इन वो होता है ना, वो कोई मेरा उसकी फाइल कोई करप्ट हो गई है, तो अब मुझे विंडोज 10 सच अ फजूल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी हद कोई नहीं। पता नहीं क्यों बनाया था इन्होंने, मुझे तो समझ में नहीं आती। अच्छा, सर गलती इंसान से ही होती है। हाँ, ये भी है खैर। हाँ, गलती तो इंसान से ही होती है। इंसान खता का पुतला है, और उसकी गलतियों की वजह से बाकियों का बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन चलें। अच्छा, ट्रेंटॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस अ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम टू
this will be a bit too much. एक मिनट अच्छा था. Cost of production report, spoilage at the end, equivalent production exercises देख लेते हैं. Problems तो करेंगे लेकिन problems. अच्छा जी, कंप्यूटेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. अब यहाँ पे करना क्या है. TSA कंपनी ऑपरेट्स 2 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स whose quantity reports appear as follows. बिगिनिंग इन्वेंट्री उन्होंने हमें दी हुई है जो कि 200 यूनिट्स हैं और 80 यूनिट्स हैं. और डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट 1 में है. डिपार्टमेंट 2 में जो हैं वो स्टार्टेड इन प्रोसेस, जिनके ऊपर काम उन्होंने शुरू किया वो 2260 हैं. अच्छा यार, ये तो एवरेज और फाइफो के हिसाब से है, वो तो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया है. सिंपल वाला, सिंपल 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 जिसमें हमें बस बेसिक पहले से जो है. फिर वो एवरेज और फाइफो सिस्टम के बारे में कुछ पता है कि क्या होता है? फाइफो कॉस्टिंग क्या होती है, एवरेज कॉस्टिंग क्या होती है? ये अकाउंटिंग में तो पढ़ी होगी आप, मारे गए पढ़ी होगी, लेकिन सर पढ़ी होगी, ऑनलाइन पढ़ी हुई थी. अब आपको पता है सर, कहाँ याद रहती है पीछे से वो. फिर तो ये सारी चीजें भी भूल जाएंगी. नहीं सर, ये प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हैं. असल में वो स्टार्टिंग में ऑनलाइन न्यू ऑनलाइन पे आए थे ना, तो थोड़ा इशू था. अब तो थोड़ा वो, क्योंकि वो फिर मुझे पहले फाइफो और वेटेड एवरेज आपको समझाना पड़ेगा और फिर हम वो कर सकते हैं. कर दें सर, ब्रीफ एक्सप्लेन हो जाएगा. ये जानू ओपन करे तो मैं को समझाऊं ना. ये फाइल ही नहीं ओपन कर रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको. क्योंकि पहले तो वो समझाना पड़ेगा, वो समझाने के बाद फिर हम प्रोसेस कॉस्टिंग में उसकी एप्लीकेशन क्या है वो समझा सकता हूँ. यार क्या हो गया इसको? मेरे भी सर कोई एरर हो शायद. माल हो गया. अच्छा, ये तो जर्नल एंट्रीज वाला है. जर्नल एंट्रीज तो हमने लास्ट टाइम देखी थी, नहीं देखी थी? देखी थी आई गेस. पहले अगर आपको नहीं भी याद आ रही तो भी वो फिर हम जरा बाद में. सर जर्नल एंट्रीज बताई थी यार. ये भी वेटेड एवरेज मेथड ही है. ये फिर मुझे पहले वो ही समझाना पड़ेगा. अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बात थ्योरी में ही चली जाएगी ना यार. फिर ये पता नहीं है कि ये फाइफो होता क्या है, या ये सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट. हाँ हाँ. तो इसमें क्या करते क्या हैं, किस लिए होता है? सर जो परचेज के वो पहले सेल आउट करते हैं. हाँ ठीक है. सर जो लास्ट में चीज कोई प्रोडक्ट अगर आपने परचेज की तो सर वो फिर पहले सेल करेंगे फ्रेश आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर है वेटेड एवरेज कॉस्टिंग, जिसमें बेसिकली आप यू टेक बल्कि नहीं, इन्वेंट्री is carried at the weighted average cost of
units to see. ठीक है जी. यस सर. तो ये फर्स्ट अच्छा, which inventory system gives you the highest cost of goods sold and lowest profit? जी. ये किस किस को नहीं पता? ये तो वो लोग हैं जो कि क्लास में कह रहे थे कि यस यस जी हाँ ठीक है जी सर ऐसे है, और किस किस को नहीं पता कि ये क्या होता है? ख़वातीन और हज़रात. जी सर. सर आपको तो पता ही होगा ना. मैं ये बाकी ये जो पूरी क्लास के जो 45 46 30 35 28 29 जितने लोग हैं उनसे पूछो. अब जो 18 रह गए, ये बाकी की क्लास कहाँ गायब होगी? सर ये लास्ट क्लास में भी टोटल 8 के 9 स्टूडेंट्स ही थे मिड टाइम क्लास के मिड में. ये पता नहीं आपकी क्लास में सर. चलें कोई नहीं. मार्क्स आएंगे तो पता लग जाएगा, कोई मसला नहीं. जी 5 ये मैसेज करें ना इनको कि ये किधर हैं. ओके सर. सर मैं बता दूं. जी जी. सर इसमें हाईएस्ट में तो बैलेंस शीट आई थिंक है कि वो लॉस में लोअर ग्रॉस प्रॉफिट. जानू क्या बातें कर रहे हो? छक्के मार रहे हो? गूगल किया है तुमने? गूगल ने तुम्हें आंसर दिया है. सर एक बार आप बता दें. लेकिन वो कोई जो है ना, वो कोई तुम्हारी बात का ना कुछ सर पैर समझ में नहीं आ रहा. मैं पूछ रहा हूँ किस इन्वेंटरी सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हाईएस्ट होगी, और ऑब्वियसली कॉस्ट हाईएस्ट होगी तो प्रॉफिट लोएस्ट होगा. जी. अच्छा, होता यूं है. ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेज इसमें आप ऐड कर देंगे, और हम सपोज करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस फिलहाल के लिए ये इसमें ऐड हो जाएगी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो डिडक्ट हो जाएगी. करते हैं कि इसको हम एक
हम अज्यूम करते हैं कि ये थी हमारे पास 15,000 की। परचेजेस जो हैं वो हैं 1,45,000 की, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो है हमारे पास सपोज 10,000 की। अच्छा, फाइफो में हम इसको ऐसे ही चले रहने देते हैं। बहुत तो आई डोंट सपोज के फाइफो की ये वैल्यूज हैं। Yes. 1,60,000 में से जब आप 1,60,000 में अब 10,000 माइनस करेंगे तो ये 1,50,000 हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फाइफो में होता यूं है कि इन्वेंट्री इज कैरिड एट द मोस्ट अपडेटेड वैल्यूज। फर्स्ट इन विल बी फर्स्ट आउट। इसका मतलब है पुरानी वैल्यूज पे अगर हम इन्फ्लेशनरी ट्रेंड अज्यूम करें तो ये चीज़ें महंगी होती हैं। इसका मतलब है पहले जो चीज़ ली होगी पहले जो चीज़ ली होगी वो सस्ती होगी, फिर जो चीज़ लेंगे क्योंकि महंगाई हो चुकी होगी तो पहले की बनिस्बत महंगी मिलेगी। तो आपने फर्स्ट इन विल बी फर्स्ट आउट, इसका मतलब है सस्ती चीज़ आप बेच चुके हैं और महंगी चीज़ जो कि अपडेटेड वैल्यू है, नई वैल्यू है, उसके ऊपर इन्वेंट्री आपकी रिकॉर्ड हो रही होगी। फिर आपने फिर इन्वेंट्री परचेज की तो महंगाई मज़ीद हो चुकी होगी, तो वो पहली वाली चीज़ के बनिस्बत महंगी आपको जो है वो मिलेगी। तो फर्स्ट इन विल बी फर्स्ट आउट, तो इसका मतलब है जो इससे प्रीवियस वाली होगी वो आप पहले बेच देंगे और फिर उसके बाद हम अज्यूम करते हैं, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले आपने 5 की कोई एक इन्वेंट्री ली थी, फिर 5.25 की ली आपने, फिर आपने 5.5 पे ली आपने, फिर आपने 6 पे 5.75 पे ली सपोज। तो ऐसे ही बात जो है वो आगे। तो पहले यूनिट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स कि ये बिक जाएगा, ये भी बिक जाएगा, ये भी बिक जाएगा, और इन्वेंट्री जो आपकी मोस्ट रीसेंट वैल्यू है विच इज़ क्लोज टू द मार्केट, उसके ऊपर इन्वेंट्री आपकी मौजूद होगी जो कि सबसे महंगी है। तो जब सबसे महंगी चीज़ माइनस होगी, इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो रिमेनिंग होगी वो आपकी लोएस्ट होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगी वो आपकी लोएस्ट होगी, और प्रॉफिट आपका ऑब्वियसली हाईएस्ट पे होगा अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड अज्यूम किया जाए तो। लाइफो के केस में ओपनिंग इन्वेंट्री वी अज्यूम वाज 15,000, परचेजेस वी अज्यूम वर 1,45,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है अब दिस वुड बी द मोस्ट आउटडेटेड वैल्यू। आउटडेटेड वैल्यू मीन्स कि सबसे पहले लास्ट इन विल बी फर्स्ट आउट, तो ये वाली इन्वेंट्रीज बिक चुकी होंगी, ये सबसे पुरानी वाली अभी भी पड़ी हुई होगी। तो हो सकता है जस्ट सेइंग कि 5,000 वाली इन्वेंट्री आपकी जो सबसे पुरानी वाली है वो आपकी पड़ी हुई हो, जस्ट अज्यूमिंग। तो यहाँ पे 1,65,000 में से 1,60,000 में से जब आप माइनस करेंगे 5,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वुड बी 1,55,000 which would be the highest। और प्रॉफिट आपका लोएस्ट पे होगा अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड अज्यूम किया जाए तो। एवरेज कॉस्टिंग में दोनों की एवरेज के ऊपर जो है वो मामला होता है। अज्यूम के बाकी सारी फिगर्स वही हैं जो कि होंगी नहीं, एक्चुअली में नहीं होती हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए एक चीज़ को सिर्फ मैं फ़िलहाल पूरे डाटा में चेंज कर रहा हूँ, जबकि एक्चुअली सारे का सारा डाटा ही जो है ना वो चेंज होता है, सारी की सारी वैल्यूज़ ही डेफिनेटली चेंज होंगी जब सिस्टम्स ही चेंज हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ में चेंज करके बता रहा हूँ आसानी के लिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। अब ये जो वो होगा एवरेज कॉस्टिंग में हम इनकी एवरेज लिया करेंगे।
सपोज के एवरेज जो है वो हमारी आ रही है 7,500, सपोज ही कर रहा हूँ 7,500 हमारी एवरेज है। अब जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगी 1,65,000 में से जब ये आप माइनस करेंगे, ये कौन सा, अच्छा ये BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का किसका, BBA तो अच्छा, हाँ चलो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नहीं वो मैं ही कर देता हूँ। किस पे नहीं करना, ये भी है ना, ये सीनियर्स अच्छा ठीक, और ये इसमें ये भी नहीं, अच्छा इसमें अब जो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट जो आएगी, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आ रही है वो इसके बीच की है, ये भी एवरेज ही है, 150 और 155 के बीच की है एवरेज, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड अज्यूम किया जाए तो FIFO would give you the lowest cost of goods sold and the highest profit. LIFO would give you the highest cost of goods sold and lowest profit, or average cost will give you an average cost of goods sold and an average profit. ठीक हो गया। तो ये चीज जहन में रखते हुए चलें, आपको कोई ये जो बाकी लोग हैं अगर ये बता दें कि भाई इनको एवरेज और लाइफ ऑफ FIFO और उसका अगर वो है मसला नहीं है कोई, कैफल वरा मुस्तफ़ा अमीन हैज लेफ्ट, हुसैन शाह, यस सर। ये लाइफ ऑफ FIFO और एवरेज कॉस्टिंग क्या होती है? सर इनमें लोएस्ट कॉस्ट और हाईएस्ट कॉस्ट का पता चल रहा है सर, इन्फ्लेशन के अच्छा कैसे, ऑपरेशन के बाद, इससे इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के बाद, अच्छा अच्छा होती क्या है ये वैसे? सर जी कॉस्ट होती है हमारी, ये हमारी आउटडेटेड कॉस्ट हो रही होती है, ठीक है। मोहम्मद अली इमरान, यस सर। मोहम्मद अली इमरान, यार ये लाइफ ऑफ FIFO शाइफो क्या होती है? लाइफ ऑफ FIFO और एवरेज वेटेड एवरेज, सर लाइफो जो होती है उसमें लास्ट इन और फर्स्ट आउट होता है, FIFO में अच्छा सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और एवरेज में ये एवरेज ये कॉस्ट ये हम उसकी। ठीक है, खूबसूरत बात हो गई। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट में लास्ट इन क्या चीज़ होती है? सर जी जो और लास्ट फर्स्ट इन कॉस्ट फर्स्ट हमारे आउट पास होती है जो लास्ट कॉस्ट होती है या कुछ और चीज़ है? सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है। ठीक हो गया। हमजा इमरान, हमजा इमरान, जवाब ना आना कोई बुरी बात नहीं होती, ठीक है। खामोश रहना ज़रा थोड़ा सा वो ना परेशान करता है बंदे को कि आप क्लास में है ही नहीं वालेकुम सलाम से। जी सर, अल्लाह की सर चौथा कोर्स ही पढ़ा रही हैं आपके पास, ये एचओडी को देखेंगे कौन देखेंगे आज छुट्टी पे आज, हाँ वो आ चुकी है, आएंगे लेकिन लेट आएंगे। नहीं ये CS के तो आप नहीं करने, CS और नहीं SE, सीएस को छोड़ें सर, बीबीए हाँ के अंदर इनके दो कोर्स नहीं है, हाँ तो वो हो गए ना सही, एक है ना इस फ्रंट के ऊपर एक ऐड है, दूसरा भी ऐड करें ना, साइन ऐड करें ना और वेरीफाई करें चौथे कोर्स के तौर पे। पीछे हैं उन्होंने लिखे हुए ठीक है। हैं, आप एक ने साइन कर दिया।
सेम कॉपी करना है, सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शंस दो हैं। हाँ बस सेम चीज कॉपी कर देना। आवर्स में लिखे हुए हैं शायद एक 8.5 आर्स तो यहाँ पे किसी के भी मेंशन नहीं है। नहीं, इधर तो हैं। ये करेक्ट कर दिया उन्होंने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इधर तो है ना, ये हैं 8 हैं और ये 6 हैं। बस ठीक 8 इधर तो कुछ भी मेंशन नहीं हुआ हुआ। बस ठीक है, एक में 8 कर देंगे, 6 कर देंगे। और बस ये वाले में एक में 8 कर देंगे, 6 कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। अच्छा, क्या बात हो रही थी? ये सर T4 LIFO की एवरेज कॉस्ट की। हमजा इमरान का को मैंने नाम दिया था और मैंने कहा कि मैं फातिमा से भी पूछूंगा कोई सवाल, और मुझे अब याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या सवाल किया था। सर आपने ये क्या था 5 LIFO कॉस्ट वगैरह कैसे होती है, क्या होता है एवरेज कॉस्ट? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, ब्रेक हो गई है सारी आवाज़। सर FIFO क्या होता है, LIFO क्या होता है? सर आपने और एवरेज कॉस्ट मेथड का तो आज मेरे को नेट के साथ इशू है, सुबह से ही चल रहा है, लेकिन खैर चले नहीं। अच्छा, अब हम यूँ देख लेते हैं कि अगर हमने यूनिट्स कैलकुलेट करने हों तो इसका मतलब है कि वेटेड एवरेज कॉस्टिंग का आपको वो तो क्लैरिटी के साथ आपको अंदाज़ा है कि वो क्या होती है। तो अगर वेटेड एवरेज मेथड फॉलो किया जा रहा हो तो वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करते हुए हम इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करते होते हैं। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने का तरीका, जब हम वेटेड एवरेज मेथड जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये काम भी ज़रूर करना है कि हमने जर्नल एंट्रीज तो हमने देखनी थी लास्ट, उसमें हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर जो हुआ था क्लास में, लास्ट क्लास में। हाँ, ठीक है। तो अब ये जो इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास वो भी होगा, बिगिनिंग इन्वेंट्री भी है, हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री भी है। तो जब वेटेड एवरेज मेथड जो है वो हम फॉलो कर रहे हों तो इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट क्यों किए जाते हैं? सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे ताकि हम फिर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकें, और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने में इक्विवेलेंट यूनिट्स क्यों आते हैं उसके ऊपर हमने बात भी आज की है। तो यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट और एंडिंग इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसमें ऐड होगी। ये भी हम करके देख लेते हैं, क्योंकि ये वाले जितने क्वेश्चन हैं ये वेटेड एवरेज मेथड के ही हैं। Lindex company uses a process costing system. The following data are available for one department. For October, यूनिट्स हैं जी 50,000 मटेरियल्स के लिहाज से, और कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है जी? कौन बताएगा? राबिया नूर बताएंगी कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है। राबिया नूर। राबिया। यस सर। जी, क्या क्वेश्चन किया मैंने? सर ये नहीं मुझे पता कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट शर्जील अख्तर बताएंगे क्या होती है। शर्जील जी, क्या क्वेश्चन किया शर्जील मैंने? और आपकी आवाज़ नहीं आई। अच्छा, आवाज़ मेरी नहीं आई। राबिया की आवाज़ आई थी। राबिया क्या कह रही थी?
राबिया ने वो बताया था ना कि वो पता नहीं क्या, मैंने कोई क्वेश्चन किया था तो उन्होंने कहा कि नहीं सर मुझे उसका मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ होती है। तो राबिया की आवाज़ आई थी? हाँ सर। सर राबिया की आवाज़ भी नहीं आई? हाँ सर। अच्छा, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। इस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि आपको हमारी आवाज़ नहीं आ रही है और फिर भी आप हमारे साथ क्लास में जो है वो शरीक हैं। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं कि खामोश क्लास में भी आपने जो है वो शिरकत अपनी वैसे ही रखी हुई है, जैसे अगर आवाज़ आ रही होती है आपको तो आपने रखी हुई होगी। वो तो सही है। हाँ ठीक है, ठीक। मुस्तफ़ा अमीन, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? सर नो आइडिया। मुस्तफ़ा यस सर। कन्वर्जन कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ लेबर सर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ MOH। बिल्कुल, MOH और लेबर, डायरेक्ट लेबर और MOH की कॉस्ट को कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। कन्वर्ट करने से कन्वर्जन कॉस्ट होती है। किसी भी प्रोडक्ट में 3 चीज़ें लगती हैं, मटेरियल लगता है, लेबर लगती है और MOH लगती है, तो प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट होती है। तो अगर हम लेबर और MOH को एक लफ्ज़ कहना चाहें तो हम उसको कन्वर्जन कह देंगे। अच्छा, तो सबसे पहला काम तो ये है कि ओपनिंग इन्वेंट्री भी इन्होंने दी हुई, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी इन्होंने दी हुई है। द डिपार्टमेंट स्टार्टेड 3,90,000 यूनिट्स इनटू प्रोडक्शन during the month and transferred 4,10,000 completed units to the next department. Compute the equivalent units of production for October, assuming that the company uses the weighted average method of accounting for these units. तो अगर ये हम देख लेते हैं जी एक्सरसाइज 4-2 गैरिजन की बुक से हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेशन सर ये स्लैश भी लाजमी चेक कर दिएगा गांधी। जी जी, इक्विवेलेंट यूनिट्स when weighted average method is being followed. अच्छा जी, तो हम कैसे कैलकुलेट करते होते हैं कि इक्विवेलेंट यूनिट्स जब वो हमारे पास तो एक जगह पे हमारे पास आ जाएंगे यूनिट्स। अच्छा जी, एक तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, और वो हैं हमारे पास 4,10,000 यूनिट्स। बल्कि हमें सॉरी यार, इसके ज़रा कॉलम्स थोड़े से और बनाने पड़ेंगे क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है। सर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट दोनों मैंने ऐड करना। थैंक यू। अच्छा, बल्कि आई डोंट नीड दैट। अच्छा, क्योंकि मटेरियल और उसके लिहाज से ना ये हैं डिफरेंट, तो मटेरियल के लिहाज से ये 4,10,000 यूनिट जो उन्होंने बनाए होंगे, ये 4 और बना के और आगे ट्रांसफ़र किए हैं
3,90,000 यूनिट्स पे काम करना उन्होंने शुरू किया था। 4,10,000 यूनिट्स उन्होंने कंप्लीट करके अगले डिपार्टमेंट में भेज दी। आप नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कंप्लीट करके भेजने का मकसद ही ये है कि वो चीज़ मटेरियल और लेबर और एफओएच हर लिहाज से जो है वो कंप्लीट होगी, तभी आपने उसको आगे ट्रांसफ़र किया है और आप कह रहे हैं कि भाई ये कंप्लीट भी है। 4,10,000 यूनिट्स जो हैं वो मटेरियल्स के लिहाज से भी कंप्लीट है और कन्वर्जन के लिहाज से भी कंप्लीट है। अच्छा, अब तो क्लियर है ना कि ये कन्वर्जन कॉस्ट किसको कहते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। राबिया, राबिया, यस सर। अब क्लियर है कि ये क्या होती है यस सर। कन्वर्जन कॉस्ट? ठीक है, क्या होती है? इस चीज़ में बिल्कुल शर्म नहीं होनी चाहिए सर, अभी भी समझ में नहीं है मुझे, अभी भी क्लियर नहीं है। फिर रिपीट कर देंगे। राबिया, बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, क्लियर है आपकी वॉइस। यस सर। मैं राबिया से पूछ रहा हूँ। अच्छा, यस सर। मेरा ख्याल है कि हाँ, मैंने कहा कि अब क्लियर है कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है। यस सर। चलिए, आज मेरा भी ना कुछ मसला नेट का, मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है। ये लेबर और एफओएच के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो यूनिट्स आपने कंप्लीट करके आगे ट्रांसफ़र किए हैं, वो यूनिट्स जो हैं वो मटेरियल के लिहाज से भी कंप्लीट होंगे और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से भी कंप्लीट होंगे। और जो यूनिट्स आपके अभी भी स्टिल इन प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस क्लोजिंग या एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। यस सर। ये फोन रिसीव करेगा जी कोई? आपा फोन उठाए ना। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? अच्छा, एंडिंग इन्वेंट्री जो है हमारी, वो हमारे पास है 30,000 यूनिट्स हैं। 70% एज टू मटेरियल्स कंप्लीट हैं और 50% एज टू कन्वर्जन कंप्लीट हैं। ये 50,000 यूनिट्स, 50% एज टू कन्वर्जन कंप्लीट है, इसका मतलब है कि ये 15,000 यूनिट्स हो गए। और 70% एज टू मटेरियल्स कंप्लीट हैं, तो इसका मतलब है कि 70 ये कितने हो गए? 35,000 यूनिट्स हो गए। ऐसा ही है? नहीं, और ये 25 हो गए। ओनली 70% कंप्लीट थे, इसके अकॉर्डिंगली 70% कंप्लीट थे और इसके अकॉर्डिंगली वो 50% कंप्लीट थे। सेवेंटी परसेंट किस चीज का? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 70%, तो तब ये आंसर आया हमारे पास। और इसी तरह 50,000 को हमने 50,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 70% से, तो आपके पास माशाल्लाह सर ये दोनों जगह 50,000 मल्टीप्लाई 70%।
अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं हमारे, इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हैं हमारे मटेरियल के लिहाज से वो 4,45,000 है और कन्वर्जन के लिहाज से 4,35,000। बस ये चीज़ आपने कैलकुलेट करनी थी। अच्छा, अब जब हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी होगी, ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने हमसे मांगी हुई नहीं है, ना उन्होंने हमें कही है, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि सपोज कि जो मटेरियल कॉस्ट थी, सपोज दैट मटेरियल कॉस्ट वाज कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट, ये उन्होंने कहा हुआ नहीं, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए काम कर रहा हूँ। कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट सपोज जो है वो 9 लाख जो मटेरियल के ऊपर लगाई है उन्होंने, और सपोज उन्होंने जो लेबर और एफओएच के ऊपर जो उन्होंने कॉस्ट लगाई है, सपोज वो 18,50,000 अज्यूम कर रहा हूँ समझाने के लिए। सिर्फ आप आगे अभी क्वेश्चंस करेंगे तो इसका मतलब है कि जो अब हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आएगी, कॉस्ट पर यूनिट जो अब हमारे पास आएगी वो 9 लाख को 4,45,000 से डिवाइड करेंगे। 9 लाख डिवाइडेड बाय 4,45,000, तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आएगी। और सर 9 लाख को 445 पे करेंगे तो 2.0 आ रही है, 2.022। हाँ अब अच्छा, टाइम ही टाइम है सर। अच्छा, ये कितनी आ रही है यार, सॉरी? 2.022 सर, 9 लाख को 445 से डिवाइड किए 2.022। 2.022 यस सर। और जब 18 लाख 50 जी 20.22 क्या कह रहे हैं? ये किसी ने और कुछ 20.22 तो 0.22 नहीं यार, नहीं सही है 18,50,000 को जब आपने 4,35,000 से डिवाइड किया, अब 0.35 सर, इसकी 0.23 सॉरी 0.23 सर। नहीं हो नहीं सकता। डिवाइड करके ना सर, 18 डिवाइड लाख करके। हाँ, 18 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये तो 4.25 सिंपल है। मैथ्स है ना। हाँ अच्छा 4.25 सर। तो इसका मतलब है कि अगर हम वो कैलकुलेट करना चाहें, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहें अब अगर, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग 2.022 और 4.25 को ऐड कर देंगे, तो ये रफली कोई 6.27 समथिंग कोई कॉस्ट आ जाएगी। मटेरियल के ऊपर हमने लगाए हैं 2 रुपए पर यूनिट, यानी मटेरियल हमारा तकरीबन 2 रुपए पर यूनिट में तैयार हो जाता है, और लेबर और एफओएच हमारी तकरीबन एक कंप्लीट यूनिट के ऊपर हमारी लगती है 4.25 की, तो तब हमारा यूनिट जाके कंप्लीट होता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल पैसे हमारे कितने लगते हैं एक यूनिट को कंप्लीट करने पे? जब आप इन दोनों कॉस्ट्स को ऐड कर देंगे, दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे, तो जो चीज़ आपके पास आएगी वो 6 पॉइंट ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट होगी। यस सर। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 2.022
4.022 प्लस 4.25। अब ये उसने सवाल में कहीं पे भी नहीं कहा हुआ था, ये मांगा नहीं था, ये सिर्फ मैंने आपको जस्ट एक एक्स्ट्रा वो चीज़ के भाई हम क्या कर रहे हैं और ये हम क्यों कर रहे हैं, इस तरह उसका मैंने आपको जस्ट एक आंसर या वो आपको बताया है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये हमने जो इक्विवेलेंट यूनिट निकाल ली हैं, तो ये इक्विवेलेंट यूनिट आगे किस जगह काम आएंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट्स आगे किस जगह काम आएंगे वो मैंने आपको बताया है कि अगर कॉस्ट गिवन होती तो हम मटेरियल जितना लगाया उसको मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करते, और जितनी हमने लेबर लगाई है हम उसको लेबर और एफओएच के इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करते, अगर वो सवाल में गिवन होती तो। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो सबसे पहला काम ये है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने, और दूसरा काम फिर ये है कि उन इक्विवेलेंट यूनिट्स के हिसाब से फिर हमने उसकी अलहदा मटेरियल की कॉस्ट अलहदा कैलकुलेट करनी है, लेबर और एफओएच के इक्विवेलेंट यूनिट्स भी अलहदा कैलकुलेट होते हैं, कॉस्ट पर यूनिट भी अलहदा कैलकुलेट की जाती है। ठीक है? यस सर। यस सर। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट, अब ये कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट उसने हमसे कहा हुआ कि बेलिन स्टाफ इंडस्ट्रीज यूजेस द वेटेड एवरेज मेथड इन इट्स प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम डाटा फॉर द असेंबली डिपार्टमेंट। जी सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, काइंडली डाटा अगर फॉर कॉस्ट पर यूनिट आप रिपीट कर दें। ये कौन कह रहे हैं? सर फाइक रहमान सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। जी फाइक यार, ये कौन सी वाली है? जो टेबल तो हमने काफी बड़ा बनाया हुआ है, इसमें से कौन सी वाली सर चीज है? सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट सर, बाकी समझ में मेरा नहीं। क्लियर है। ठीक है, इसको हम ज़रा करते हैं कि जगह थोड़ी सी हमारे लिए बन जाए, और ये ज़रा थोड़ा सा, हाँ अच्छा जी, सिर्फ ये जो कॉस्ट पर यूनिट थी ये नहीं समझ में आई, बाकी सारा क्लियर है? यस सर, बाकी ऊपर क्लियर है। अच्छा, अब ये देखें कि हमने कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कैलकुलेट करते हुए नंबर वन तो ये कि जब भी कोई चीज़ हम बनाते हैं तो हम उसके ऊपर मटेरियल अलहदा से लगाते हैं, लेबर अलहदा से लगाते हैं, एफओएच अलहदा से लगाते हैं। अब लेबर और एफओएच जो है वो उसने हमें कन्वर्जन कॉस्ट के नाम से बताया हुआ है, हमने अज्यूम किया है सिर्फ समझाने के लिए कि मटेरियल उसने लगाई थी 9 लाख और लेबर और एफओएच उसने लगाई थी 18,50,000। ठीक है जी, ये हमने अज्यूम किया। कॉस्ट पर यूनिट हमने ये देख ली कि अगर 4,40,000 45,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स हों। अब जो नोट करने वाली बात है ना इसमें, तो नोट करने वाली बात ये है कि हमने कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स मटेरियल के लिए हमने सेपरेटली कैलकुलेट किए हैं, और लेबर के लिए हमने उसकी कैलकुलेशन अलहदा की है। दोनों की जो वो है कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन सेपरेटली की है। ऐसा नहीं किया कि हमने इक्विवेलेंट यूनिट सब के एक ही कैलकुलेट कर ली अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि मटेरियल के लिहाज से यूनिट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलहदा है। मटेरियल के लिहाज से वो 70% कंप्लीट है, जबकि कन्वर्जन के लिहाज से वो 50% कंप्लीट है। तो मोटी बात जिसको मैं कहता होता हूँ याद रखने वो ये है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट क्यों किए जाते हैं वो तो हमने बात कर ली थी। मटेरियल के लिए अलहदा से होंगे, लेबर के लिए अलहदा से कैलकुलेट किए जाएंगे, क्योंकि दोनों की स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट होती है। अब हमने कॉस्ट अपनी तरफ से अज्यूम की और हमने डिवाइड कर लिया, तो मटेरियल के ऊपर हमारे, अगर हम यूनिट कंप्लीट करना चाहें तो एक मटेरियल के ऊपर हमारे $2 लग जाते हैं, और अगर हम यूनिट कंप्लीट करना चाहें तो लेबर और एफओएच के लिहाज से हमारे 4.25 लगते हैं। इसका मतलब है कि बिल्कुल यूनिट हर लिहाज से तैयार करने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट लगती है? 2.02 और 4.25, इतनी कॉस्ट हमारी लगती है उसको करने के लिए, यूनिट को हर लिहाज से कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है जी? यस सर, क्लियर हो।
तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो हो गई वो हमारी हो गई, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है यार, 6.27 6.72 है मेरा ख्याल। Yes, sir, 6.27. अच्छा, तो अब हमने जब भी वो बात करनी होगी तो हम ये बात करेंगे। कमाल हो गया, कमाल हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ हाँ 5K यार क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? सर क्लियर हो गया है। अच्छा, Bilenstoff Industries uses the weighted average method in its process costing system. Data for the assembly department for May appear below. Work in process May 1, cost added during May और equivalent units of production जो है वो है 1200 materials के लिहाज से, 1100 labor के लिहाज से, फिलहाल नहीं किया हुआ। Compute the cost per equivalent unit for materials, for labor and for the overhead. Compute the total cost per equivalent whole unit. अब जब हमने वो करनी होगी, जो इम्पोर्टेंट बात है जो नोट करने की वो ये है, जिसको हम स्टेरिक के साथ कर देते हैं। while calculating the equivalent units, we take into calculation the units transferred and the closing work in process inventory। ठीक है जी, और ये हम उसको कर लेते हैं हाईलाइट कि इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करते हुए अगर हम वेटेड एवरेज while calculating the equivalent units in weighted average costing method, तो तब हम ये काम करते हैं। और ये हाईलाइट भी हम ऐसा करें कि ये रंग हमें दूर से नज़र आ जाए। अच्छा जी, और while calculating the unit cost of equivalent नहीं, ये क्या मांगा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, कंप्यूट द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। जी सर, मेरी क्लास वैसे भी सर खुद ही पढ़ रही होती है तो मुझे वैसे भी नहीं पता लगता कि होते भी हैं क्लास में नहीं। हाँ, नेट बीच में डिस्कनेक्ट हुआ है, आज नेट का काफ़ी ज़्यादा इशू है। वो सर आपको पता ही है, ये भी आलम गैब में ही होते हैं, मुराकबे की हालत में चले जाते हैं। जैसे ही बंदा इनसे सवाल पूछता है तो हाँ, टेंशन ना लिया करें। ये बीच में नेट डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया था सर तो आवाज गई थी सर आपकी 1 मिनट के लिए। आवाज सर आपकी बीच में नहीं आई वही वाली वो
हाँ वो जैसे वो किसी ने उस दिन मीम शेयर की हुई थी ना कि वो teaching an online class is like an episode of Dora the Explorer. She asks a question, then she waits for 10 seconds and move on. तो Then and she moves on. answered. तो बिल्कुल वो सिचुएशन जो है ना वो हमारी भी कुछ यहाँ पे ऐसी होती है कि वो आई आस्क अ क्वेश्चन, तो वो पर्सन जिससे पूछा जा रहा होता है तो उसको ज़रा थोड़ी सी होश आती है कि ओहो ये तो मेरा नाम लिया जा रहा है। फिर वो आके कहता है कि यार वो आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी, सर नेट का इशू हो गया था। सर ऐसा तो ना बोलें। तो बंदा कहता है यार मैं वैसे ही इस गरीब को जी मैंने कहा सर ऐसा तो ना बोलें, बीच में 5-6 ऐसे भी हैं जो जी जवाब सऊद क्या टाइम पे कह दे रहे देते हैं। यार साउथ मैंने कहा बीच में सर नहीं ऐसा बोला। तो ना बोलें, बीच में 5-6 ऐसे भी हैं जो जवाब दे देते हैं टाइम पे। आवाज़ वो अच्छा भाई नहीं माइक आप से निकाल के बोला कर। अब तो एक्टिव रहते हैं सर। अच्छा आज ना आप लोगों की आवाज़ मुझे भी ना डिस्टॉर्ट होके आ रही है बहुत ज़्यादा। सबकी बात नहीं कर रहा, यानी ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो कि क्लास में अटेंटिवली बैठे हुए होते हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द क्लास जो कि शहजादे हैं, जो कि लेक्चर शुरू होने पे तो कुछ और होते हैं और अभी तकरीबन 18 रह गए हैं पीछे। तो इस तरह करते हैं, अटेंडेंस एक दफ़ा फिर से ले लेते हैं ताकि जो जो गायब हुए हैं तो उनकी हम लगा दें एब्सेंट। ओके सर। और अब मैसेज नहीं करना किसी को भी कि क्लास में आ जाओ। फातिमा Present, sir. फाइक यस सर। हाँ यार लिस्ट पे नज़र रखना, जो जो लिस्ट नाम लूँ और वो लिस्ट में हो तो सिर्फ उसका नाम आपने मुझे बताना है। कैफुल वरा, Yes, sir. हसन अब्बास, प्रेजेंट सर। हसन अब्बास प्रेजेंट सर। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। मोहम्मद अब्दुल्ला फारूक, अब्दुल्ला फारूक सर ये नहीं है क्लास में। ठीक है जी। ज़ीशान अहमद, ये भी नहीं है सर। ज़ीशान अहमद नहीं है तो ठीक हो गया। यार ये क्यों चला जाता है वहाँ पे। अच्छा जी ज़ीशान अहमद हो नहीं है जी, ये पहले भी खैर नहीं था। शर्जील अख्तर, प्रेजेंट सर। क्लास में है सर ये। अच्छा सऊद अकरम तो है। मोहम्मद यस अली सर। इमरान, प्रेजेंट सर। अली इमरान प्रेजेंट सर। ठीक हो गया। यार मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। अच्छा मुस्तफ़ा अमीन तो हैं और अनीस अंसर हैं। यस सर अनीस भी है। मुस्तफ़ा अमीन, अली अली अंसर है। हाँ अली अंसर नहीं है ना। अनीस आसिम अंसर बिन है सर। मज़हर, आसिम ये बिन तो मज़हर पहले भी भी नहीं नहीं है। था। हमज़ा बिन इमरान, हमजा बिन इमरान क्लास में है सर। हमज़ा सर बिन मैं इमरान अनीस अंसर। जी। अनीस अंसर क्या, अनीस अंसर है क्लास में। क्लास में है सर। अनीस अंसर अच्छा, ये फहद आमिर राजा और फरहान हसन तो नहीं है मेरा ख्याल है। सर यस फरहान सर हसन मैं क्लास हुसैन में है। एजाज शाह, फरहान हाँ हसन सर। हुसैन एजाज, यस सर। हुसैन जाज भी क्लास में है सर। यस सर। साद सर कामरान, मेरी प्रेजेंट लगाएं सर। साद कामरान, सर साद कमरान नहीं है। साद कामरान भी नहीं है। एक्यूज मी सर, सर मोहम्मद फरहान हसन। उमर जी जी, सर उमर कामरान भी नहीं है।
ठीक है, साद कामरान भी नहीं है, उमर कामरान भी नहीं है, यस सर। उमर कामरान भी नहीं है, ठीक हो गया। और उमर कामरान भी नहीं है, उमर कामरान भी नहीं है। औरंगजेब मलिक, सर ये भी नहीं है। औरंगजेब मलिक भी नहीं है, ठीक है जी। सैयद मेहदी हसन, प्रेजेंट सर। ये है। यस सर, मेहदी क्लास में। मेहदी हसन प्रेजेंट सर। मोहम्मद प्रेजेंट सर। मुबशिर इमरान, प्रेजेंट सर। मुबशिर इमरान, बशीर प्रेजेंट इमरान सर। क्लास में सर। हफ्सा हफ्सा मुश्ताक मलिक, हफ्सा मुश्ताक खटक, सॉरी, सर ये भी नहीं है क्लास में। हफ्सा मुश्ताक। मानूर नहीं है नवीद, सर। मानूर नवीद सर अभी क्लास राबिया में नूर थी, तो मानूर है, मतलब के नेट का इशू डिस्कनेक्ट है। हो गया। सर अभी है। मानूर वो के नहीं है ना इंटरनेट का फिलहाल। इशू है, उसने ग्रुप में भी मैसेज किया है। अच्छा, राबिया नूर, Present, sir. राबिया नूर, ठीक है। Present, अक्सर रजा, sir. सर ये नहीं है ठीक है ठीक है क्लास ठीक है। अक्सर रजा, में। नहीं है सर ये क्लास में। अच्छा जी। और ऐना शाहिद तो हैं मेरा ख्याल है, यस सर। यस सर। और सलमान शाहिद को हमने खुद कहा था कि आप चले जाएं। ठीक है। सर मेरा भी टोटल हो गया। कितने हो तुम लोग? 5 तो हो ही गया। टोटल कितने लोग हो तुम? सर 15 है सर ये, और अभी मानूर डिस्कनेक्ट हुई है तो उसकी अगर आपने प्रेजेंट लगाया तो 16। 20 नहीं, ओवरऑल जो हैं वो 27 सर हैं टोटल यानी। स्ट्रेंथ सर हमारी 30 की है सर। तो ये 27 यहाँ पे क्यों है फिर? सर रेहान ने 25 ये छोड़ हैं दिए और सर, अब्दुलरहमान फारूकी ने छोड़ दिए, तो सर फिर 28 समथिंग बनते हैं, 27। ठीक हो गया फिर तो सही है। कैफल वरा का नाम यहाँ पे नहीं था मेरा ख्याल है। सर आपने कैफल वरा का कैफल नाम वरा नहीं लिया। भाई लिया था मैंने, यस सर, आई थिंक लिया था सर। सर मेरा तो फर्स्ट नहीं ख्याल अटेंडेंस में उसका आपने नाम लिया यहाँ पे। था, सेकंड में। अच्छा चलें फिर ठीक है, लिया था सर आपने ना। ठीक हो गया। ये जो जो क्लास से गायब हुआ है ना, तो और जो जो नहीं आ रहा, तो उनको आपने ग्रुप में बता देना है कि उनके लिए मैंने एक इनाम रखा हुआ है। वो ओके सर। इनाम इंशाल्लाह, हाँ उनको बताना है आपने कि उनके लिए इनाम है। वो इनाम हम उनको देंगे इंशाल्लाह जब मार्किंग कर रहे होंगे हम पेपर्स की, जो कि अब से 2 हफ्ते बाद होने वाले हैं, तो उस वक्त उनको इनाम दिया जाएगा। अच्छा, और कुछ असाइनमेंट्स के जब नंबर लगा रहे होंगे तब भी उनको हम इनाम देंगे, यानी इनामात की हमने बरसात कर देंगे। यानी इतने इनाम मिलेंगे, इतने इनाम मिलेंगे, इतने इनाम मिलेंगे इनको, ये खुश हो जाएंगे कि यार, यानी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है हमने कि यानी हमारा दिल खुश हो गया उसमें, इतने इनाम मिले, सर एक के बाद कहीं एक। इतने इनाम तो नहीं देंगे कि अगले सेमेस्टर भी अपने पास ही मोहब्बत से बिठा के रखें? हाँ, मैंने ही पढ़ानी है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो दोबारा मेरे पे देखिए, ये तो फिर मोहब्बत तो फिर इट हैज़ नो बाउंड्रीज, तो फिर वो क्यों हम इनको आगे जाए। सच्ची मोहब्बत तो वैसे ही बंदा, यानी जरदारी साहब के नज़दीक सच्ची मोहब्बत कुछ और होती है कि वो कहते हैं कि यार, यानी तो खैर कुछ और ज़हन में आ रहा है, लेकिन तो हम उन्हें लगेगा कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, हम जीतो पाकिस्तान में थे, यानी इतने इनाम मिलेंगे कि यार कॉस्ट अकाउंटिंग कम और जीतो पाकिस्तान ज़्यादा लग रहा है। तो कोशिश करेंगे, बस आपने उनको मैसेज दे देना कि यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप जो है वो क्लास में नहीं थे। अच्छा, वाइल कैलकुलेटिंग द यूनिट कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, जी सर वो ड्यूरिंग अटेंडेंस मानूर का इंटरनेट की वजह से वो लीव हो गई थी, तो उसकी प्रेजेंट मार्क कर उसने ग्रुप में मैसेज किया हुआ है उसने भी, और एक सर फरहान हसन है, पता नहीं किसने मैसेज। फरहान हसन तो आ गया, फरहान हसन तो बीच में था।
उसने क्लास में आके और कहा, ग्रुप में सर तो कोई मैसेज फरहान नहीं आया अफसन का वो। हो गया, बस वो दो मानूर में रीड कर रहे थे। अच्छा ठीक है, हम मानूर नवीद को एडजस्ट कर लेते हैं, चलें। अच्छा, while calculating the cost per equivalent unit, we take into account the units completed and transferred and opening work in process इन्वेंट्री। ऐसा करते क्यों हैं कि ऊपर भी अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करते हुए यूनिट्स ट्रांसफर्ड और एंडिंग इन्वेंट्री को जहन में रखते हैं, और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट को जहन में रखते हुए बिगिनिंग इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोसेस को हम जहन में रखते होते हैं। तो सॉरी, यूनिट्स इसको यूनिट्स की the cost added by the department and open working process inventory। ये किसकी आमद हुई है? कोई भी नहीं। अच्छा जी, तो हमारे पास अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्यूट द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर मटेरियल्स फॉर लेबर एंड फॉर ओवरहेड, कंप्यूट द टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट होल यूनिट। तो वही वाला प्रोसेस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले चलाया था, वही वाला प्रोसेस हम अभी चला देंगे। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी विद द डिफरेंस। वो जो चीज़ आपको मैंने बताई है कि एक मेथड सेम है। हाँ, एक में एंडिंग यूज़ हो रही है और एक में, तो हम इसको कर देते हैं अच्छा जी। तो सबसे पहले हमारे पास है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री, और इस दफ़ा हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। ओवरहेड भी include है। जी, मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड्स हैं। ठीक है जी, ये मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, और ये हो गए एफर्ट। अच्छा जी, वर्क इन प्रोसेस जो है वो ओपनिंग उसमें 14,550 और 23,620 और 11,100। फिर है कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग में 88,350, कॉस्ट एडेड
by the department. मिल गया मुझे कितना 88,350 और 14,330 और 21,650 560 650 650। अच्छा जी, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो हैं हमारे पास 1200 और इक्विवेलेंट यूनिट्स आते कैसे हैं ये हमने पिछले क्वेश्चन में इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन हमने देखी है कि वो कैसे आती है। ये 1200 है, लेबर 1100 ये 1200 है, ये 11, 1100 ये भी 1100 है। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी होगी? डिवाइड करके बताएंगे। सर ये 88 और 1200 को डिवाइड करके ये इन दोनों को ऐड करना है और फिर हम इसमें चलें यूँ कर लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी। yes, sir. ये दोनों को ऐड करें कितनी आ रही? So 1,29,000. 1,02,900 sir. 1,29,000 ठीक है। 1,02,900 sir. 1,02,900. 1,02,900. Yes sir. Three seven nine five zero. 3,795 next. 37,950. Sir last one 189,730. 730 हो ही नहीं सकता जानू, 730 जानू नहीं हो सकता सर सही है जो आपने लिखा है। 650 में 100 ऐड करेंगे तो 750 होगा ना। Yes sir. ठीक है। Oh yes sir. Yes 71650 sir. मेरी तरफ से थोड़ा बदला रखा है। कोई मसला नहीं। ठीक है जी, तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी आ जाएगी? इन तीनों को आप ऐड कर देंगे। तो मार्जिन सेंटर कहाँ गया? ओके, इन तीनों को आप ऐड करेंगे 85.75 प्लस 34.5 प्लस 172.5। Sir 292.75. 292.75 ये टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है। Yes sir. ठीक है जी, ये उन्होंने हमसे यहाँ पे मांगी हुई थी, दो इसकी रिक्वायरमेंट्स थी। तो
ये फोन देखेगा जी कोई? यहाँ तक की कोई बात जो समझ में ना आई हो? क्लियर सर। मैटर से है, बस इसमें एक्स्ट्रा ओवरहेड आएंगे। अच्छा जी, अब ये काम करना है कि हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स भी आए हुए हैं। 1300 यूनिट हमने कंप्लीट करके ट्रांसफ़र किए हुए हैं टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। तो कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड एंड द कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। बहुत ही आसान है कि आपने 31.56 को 300 से भी मल्टीप्लाई करना है, 31.56 को 1300 से भी मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह 9.32 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो कि आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र की है। बात समझ में आई बात या नहीं आई? या इसको हम कर लें सॉल्व जैसे कहते हैं? आपने क्या किया सर, ये 9.32 को 1300 से करेंगे, 31 को भी 1300 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 31 को 300। कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास है सर, मटेरियल की भी और लेबर की भी, लेबर और एफओएच की भी, यूनिट्स भी दिए हुए हैं। वो कॉस्ट मांग रहा है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर करके कॉस्ट बतानी है उसको। एवरीथिंग इज गिवन। हाँ, सब कुछ गिवन ही है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके और कॉस्ट बतानी है उसको कि कॉस्ट कितनी है। ठीक है? यस सर। अब हम वो देख लेते हैं जो हम क्वेश्चन पहले देख रहे थे। समझा मैं आपको देता हूँ, सवाल ये सॉल्व आप करेंगे और 12 बजे तक ये है कि हम क्लास को ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास जो वो है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन टीएसए कंपनी ऑपरेट्स, ये एक दो सवाल मैं समझा देता हूँ, सॉल्व जो है ये आपने करने होंगे। ठीक सर। ओके सर। पिक्चर्स आपको मैंने भेजी हुई हैं, इनको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट भी कर लेता हूँ और प्रैक्टिस के नाम से आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये भेज भी दिए। ठीक है? अच्छा, तो TSA company operates two producing departments whose quantity reports appear as follows. Beginning inventory जो है वो है 200 डिपार्टमेंट 1 की, 80 डिपार्टमेंट 2 की। मटेरियल्स के लिहाज से ये 100% कंप्लीट है और 25% कंप्लीट है ये कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से। डिपार्टमेंट 2 में 60% ये कंप्लीट है कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से। तो स्टार्टेड इन प्रोसेस 2260 और 2160, ट्रांसफर्ड आउट 2160 हैं, 2000 हैं, एंडिंग इन्वेंटरी 300 है और 204। ये अब सिर्फ यूनिट्स हैं जिसका हिसाब किताब उसने बताया हुआ है। एंडिंग इन्वेंटरी में ऑल मटेरियल्स हैं, मटेरियल के लिहाज से ये बिल्कुल कंप्लीट है और 60% जो है ये कन्वर्जन कॉस्ट है। डिपार्टमेंट 2 में जो है वो 80% ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट 2 में ना उसने ऊपर कहीं पे मटेरियल का जिक्र किया, ना उसने नीचे मटेरियल का कहीं जिक्र किया, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट का जिक्र किया है। तो इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट 2 में मटेरियल ऐड किया जाता नहीं है। डिपार्टमेंट 2 में मटेरियल ऐड नहीं किया जाता, सिर्फ उसके ऊपर जो है वो सिर्फ उसके ऊपर जो है वो लेबर और एफओएच लगती होती है। ठीक है? मटेरियल जो भी ऐड करना होता है वो डिपार्टमेंट 1 ऐड करता है, डिपार्टमेंट 2 में भिजवा देता है, आगे उसी मटेरियल के ऊपर काम होता रहता है, इसीलिए उसने मटेरियल का जिक्र भी नहीं किया है।
फिर वो कह रहा है कि कंप्यूट द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर्स फॉर ईच डिपार्टमेंट यूजिंग द एवरेज कॉस्टिंग एंड फाइफो कॉस्टिंग। आपने फ़िलहाल सिर्फ एवरेज कॉस्टिंग के हिसाब से ही कैलकुलेशन सारी करनी होगी। और इक्विवेलेंट यूनिट्स के हमने बात की थी कि जब हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स की जब हमने कैलकुलेशन करनी होती है तो वी टेक इनटू अकाउंट द यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग को हम कंसिडर नहीं करते होते। ठीक है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, प्रॉब्लम इसमें कोई आनी नहीं चाहिए। फिर ये है कि द फॉलोइंग डाटा ओरिजिनेट फ्रॉम 3 डिफरेंट सिचुएशंस। बिगिनिंग इन्वेंट्री इज 6600 यूनिट्स, 1/3, ये 1/3 होगा ये। लेट मी कंफर्म, ये बुक अभी जो पॉइंट तो नहीं है बस क्या आई थिंक इन्होंने सब डिवाइड वाली 9 मिस कर दी है। आई थिंक डिवाइड ही है। कमाल हो गया। अच्छा ये है, हाँ ये बुक में भी इधर भी नहीं है यार, ये 1/3 ही है। 1/3 कंप्लीट। और ये नेक्स्ट जो है ये 1/2 है। 1/3 कंप्लीट एज टू, और ये 1/4 है। ठीक है, 1/3 है, ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1/4 है। 1/3 33% होता है, 1/2 50% होता है, 1/4 25% होता है। तो स्टेट ऑफ कंप्लीशन इन्होंने दी हुई है। और यूनिट्स स्टार्टेड इनटू प्रोसेस जो है वो 10,200 यूनिट्स बताए हुए हैं। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी इन्होंने बताई हुई है। आपने क्या करना है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स आपने कैलकुलेट करने हैं। तीनों में आपने वो वही है, चीज़ें दी हुई हैं, आपने सिर्फ जो यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं वो आपने ट्रांसफर्ड और क्लोजिंग को कंसिडर करते हुए आपने कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चंस भी मैं अभी तकरीबन कोई हाफ एन आवर में आपको मैं ये भेज रहा हूँ कि आपने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के लिहाज से, हाँ वो फाइल्स में बना के भेज रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चंस जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। टाइम भी बताऊंगा कि कब तक आपने असाइनमेंट सबमिट करानी होगी। ठीक है जी, आज के लिए ठीक है सर। सर प्रीवियस लेक्चर में और लेक्चर अपलोड कर देना। ठीक सर अटेंडेंस लगा दें।